Hello guys, greetings to all. Today we are going to study chapter 1 of history, when, where and how. In this chapter we are going to take some topics: meaning of history, importance of studying history, time period in history, dates in history, role of geography and sources of history. First topic is meaning of history. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी होती हैं वो सारी किसके अंदर काउंट की जाती है, हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें बताता है कि भाई वो हमें वो सारी कहानियाँ या घटनाएं बताता है या इवेंट्स जो कि हो चुके होते हैं एक डिस्टेंट टाइम में, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो चुके होते हैं। तो लेकिन हम इन सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि अगर जैसे आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है हमारे पास, जिनसे कि हम उस वक्त की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें किसी स्पेसिफिक पीरियड की। तो ये होता है हिस्ट्री के अंदर कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स को देखते हैं और उस टाइम में जो लोग हैं उनका जीवन किस तरीके का था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। होता है हिस्ट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स दैट हैव बीन प्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली, यानी हिस्ट्री जो है उसमें क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सिस्टमेटिकली प्लेस किया जाता है, यानी हर एक चीज़ को डेट बाय डेट, ईयर बाय ईयर अरेंज करते हैं क्रोनोलॉजिकली। इट इज़ ऑल्सो एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स दैट हैव बीन मेटिकुलसली रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस एंड क्रोनिकलर्स। तो हिस्टोरियंस किनको बोलते हैं? हिस्टोरियंस उनको बोलते हैं जो पास्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनको अपने किसी पर्टिकुलर एक डेटा में रिकॉर्ड करते हैं, उनको हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी अकाउंट है या कोई मेटिकुलस, यानी कि जो हर एक छोटी से छोटी डिटेल होती है, मेटिकुलस का मतलब होता है छोटी से छोटी डिटेल जो है किसी भी घटना की, उसको वो लोग स्टडी करते हैं और फिर जो है एनालिसिस करके अपना अकाउंट जो है प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, यानी जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करने की क्या इंपॉर्टेंस या क्यों जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है हिस्ट्री को पढ़ना। तो इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न है, हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ेंगे इसको तो हमें वो चीज़ें नहीं पता चलेगी जिन चीज़ों की वजह से कोई सभ्यता या कोई सिविलाइजेशन जो है वो एंड हुआ है। जैसे आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इनका नाम सुना है। तो ये सिविलाइजेशन क्यों एंड हुए, अगर हमको जानना है तो हमको जो है हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और हम अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम वो चीज़ या वो गलतियाँ जो हो चुकी है किसी रूलर के द्वारा या पास्ट में, उनको सुधार सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ दोहराएं नहीं जो कि हमसे पहले वाले लोगों ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक, टाइम पीरियड्स इन हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है इसको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो डिवाइडेशन है ये 3 पीरियड में कैसे हो रहा है, या फिर हिस्टोरियन जो है वो कब समझे कि भाई हिस्ट्री जो है इसको इस तरीके से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यही सीक्वेंस क्यों होना चाहिए। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा। तो ये डिवाइडेशन जो हुआ है 3 पीरियड में, ये इस तरीके से हुआ है कि हिस्टोरियंस ने सभी जो इवेंट्स उनको मिले, कहीं से कोई रिकॉर्ड मिला, कुछ भी चीज़ अगर उनको कोई डेटा कहीं से मिला तो उन्होंने देखा कि कौन कौन से डेटाज के अंदर सिमिलर इवेंट्स हुए हैं या एक ही टाइम पीरियड के हैं, तो उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर पीरियड में दिया। तो इस तरीके से उन्होंने हर एक चीज़ को अरेंज किया सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो है स्टडी ऑफ चेंज, यानी जो भी चेंज होते हैं उन चेंज की स्टडी भी किसमें की जाती है, हिस्ट्री के अंदर। तो जो ये ब्रॉड डिवीज़न है, 3 डिवीज़न जो है ये हाईलाइट करते हैं उन चेंजेस को जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुए हैं। तो ये एक दूसरा वैलिड रीज़न है हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करने का, 3 पीरियड्स में डिवाइड करने का। उसके अलावा जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को 3 अलग पीरियड्स में डिवाइड कर, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड किया। जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड। तो जो ये एनिशियंट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का, ये स्टार्ट होता है ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से और कहाँ पर एंड करता है, पोस्ट गुप्त पीरियड। जो पोस्ट गुप्त पीरियड है वो अराउंड 7th सेंचुरी के आसपास का आता है, तो वहाँ तक ये चलता है। तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इंडिया के अंदर वो स्टार्ट होता है मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन या उससे भी पहले से। जो एंड है एनिशियंट पीरियड का उसको किससे मार्क करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मेडिएवल पीरियड, जिसके अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर और उसके सामान कंटेम्प्रेरी यानी उसी वक्त के
दूसरे रूलर्स, ये सब किस पीरियड में आते हैं? मेडिएवल पीरियड के अंदर। और मॉडर्न पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री का, वो शुरू होता है डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है जब वो धीरे धीरे समाप्त होता है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आते हैं, यहाँ पे टेरिटोरियल और पॉलिटिकल कवर करते हैं एरिया को, तो वहाँ से स्टार्टिंग होती है मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री तीन पार्ट है। एनिशियंट जो कि पोस्ट गुप्त रूलर तक चलता है, और पोस्ट गुप्त से लेके ब्रिटिश एडवेंट तक जो डिक्लाइन है मुगल एम्पायर का, वहाँ तक का टाइम पीरियड होता है मेडिएवल पीरियड। और जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है वहाँ से लेके हमारी इंडिपेंडेंस तक या फिर करंट तक हम देखें तो वो पीरियड आता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है डेट्स इन हिस्ट्री। डेट्स एक्ट एज अ लैंडमार्क। जो डेट है वो एक लैंडमार्क के रूप में, और लैंडमार्क का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी जगह किसी गली में कहीं जाते हैं तो आपको कोई एड्रेस है, तो उस एड्रेस को आप उस एक पर्टिकुलर लैंडमार्क से ढूंढते हैं कि वो सर्किल है, उस सर्किल के पास में से आपको राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, तो वो लैंडमार्क होते हैं। तो डेट्स जो है वो हिस्ट्री में एक तरीके से लैंडमार्क होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को कि जो भी रिकॉर्ड है उसको एकदम सही तरीके से जमा सके। द टर्म सिरका। जो सिरका जो टर्म है ये तब यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल, जबकि उनको किसी जो पर्टिकुलर इवेंट अगर उसकी कोई डेट उनको पता नहीं है एक्चुअल डेट, तो वो कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? सिरका। उसके अलावा कुछ और चीज़ यूज होती है जैसे BC जो है वो स्टैंड करता है बिफोर कॉमन इरा के लिए, और C स्टैंड करता है कॉमन इरा के लिए। तो बिफोर कॉमन इरा जो है वो जो है यीशु जो है उनसे पहले का टाइम होता है। कॉमन इरा जो है वो 0 से लेके अभी तक जो टाइम पीरियड चल रहा है इसको बोलते हैं कॉमन इरा, यानी 2020। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ वेरी डाइवर्स। हम लोग हमेशा से जानते हैं इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। इसके तीन तरफ जो है आप देख सकते हैं वाटर है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। ये तीन तरफ से इसके जो है तीन तरफ से पानी है। नॉर्थ के अंदर इसमें जो है हिमालयन रेंज है। तो इस तरीके से काफ़ी जो है डाइवर्स है इंडिया। यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे, जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रिवर्स हैं, वैलीज़ है, प्लेट्यूज़ हैं, फॉरेस्ट है, मतलब आपको हर एक चीज़ मिलेगी जियोग्राफिकली इंडिया के अंदर। इसलिए इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको काफ़ी डाइवर्स बोला जाता है। तो ये जो डाइवर्सिफाइड चीज़ है इंडिया की, ये इसको भी और किस चीज़ को अफेक्ट करती है? हिस्ट्री को। जो हिस्ट्री है वो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है ज्योग्राफी से। और ये साथ ही साथ में जो कस्टम और ट्रेडिशन है, क्योंकि अगर आप डेजर्ट में जाओगे जैसे राजस्थान के जो वेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे आपको अलग कल्चर मिलेगा, उन लोगों के खाने पीने रहने का तरीका अलग होगा। और सेम आप अगर नॉर्थ में जाओगे जम्मू या कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पे एक अलग चीज़ दिखेगी आपको। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया है इसका सबसे फर्टाइल यानी सबसे उपजाऊ ज़मीन जो है वो है इंडो गंगा प्लेन, यानी जो इंडो जो है ये इंडस रिवर से आता है नेम, जो कि अब जो है पाकिस्तान के अंदर फ्लो होती है, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले वो इंडिया का ही पार्ट था, तो इसलिए इसको इंडो गंगेटिक प्लेन बोलते हैं। ये तीन मेनली रिवर्स होती है इसके अंदर, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। ये तीनों रिवर जो हैं ये हिमालयन रेंज से निकलती हैं, तो अपने साथ में काफ़ी फर्टाइल जो है एल्यूवाइल सॉइल को लेके आती है, जिससे कि ये रीजन काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। क्योंकि अगर अच्छी खेती होगी, उपजाऊ ज़मीन है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, कल्टिवेबल लैंड्स अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली सीधी बात है ये जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर होता है इकोनॉमी का, यानी ये जो सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए रॉ मटेरियल आता है एग्रीकल्चर से। तो इस वजह से ज़्यादा से काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी इस जगह पर रहती है, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जो हमारा जो कोस्टल एरियाज़ हैं ये सी रूट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग और ट्रैवलिंग के पर्पज़ से, क्योंकि जो बड़े जो सामान होते हैं उनको जो है सी रूट्स के थ्रू ही भेजा जाता था इंडिया के अंदर। जो ये ब्रिटिश पीपल हैं या फ्रेंच है, डच हैं, ये भी इंडिया के अंदर वाटरवेज के थ्रू ही आए थे। अरिगमेदु जो है ये एक स्मॉल टाउन है जो कि 7 किलोमीटर्स पुंडुचेरी से 7 किलोमीटर्स के अंदर आगे है ये। और ये जो चोल जो पीरियड था, ये चोल जो है रूलर्स थे, उन चोल रूलर्स के टाइम पीरियड में ये काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पोस्ट था। जिस ट्रेडिंग पोस्ट का जो रोम जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर जो था, उस रोमन एम्पायर के साथ में इनका ट्रेडिंग लिंक था। डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री का हमने 3 पीरियड में डिवाइड किया था, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो आप ये जो है चार्ट, इस चार्ट को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस था तीनों टाइम पीरियड के अंदर। जो फर्स्ट पीरियड है अगर देखें हम प्री हिस्ट्री, तो इसके अंदर जो राइटिंग है वो इन्वेंट नहीं हुई थी, यानी लोग जो है वो लिखना नहीं जानते थे। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर जो राइटिंग है वो इन्वेंट हो चुकी थी, और जो हिस्ट्री है ये राइटिंग के
बाद का इन्वेंशन है। यानी जो प्री हिस्ट्री है इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया था। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर जो है राइटिंग जो है वो डेवलप हो रही थी, यानी धीरे धीरे लोग जो है वो लिखना सीख रहे थे। और हिस्ट्री जो है वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर पूरी तरीके से राइटिंग जो है वो डेवलप हो चुकी थी। तो जो प्री हिस्ट्री है उसके हमारे कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के काफ़ी लिमिटेड हैं, और वो जो लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं उनमें से भी बहुत कम जो है डेसिफाइड, यानी बहुत कम जो है ट्रांसलेट हो पाए। और जो हिस्ट्री है इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट मिले हमको वो सब डेसिफाइड भी हो चुके हैं, पढ़े जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे इस चार्ट को पूरा तो आपको जो है इनमें डिफरेंस दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। जो सोर्स जो है हिस्ट्री यानी जो पुरानी जो चीज़ जानकारी है वो हमको दो सोर्स से मिलती है, एक आर्कियोलॉजिकल है और एक लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल के अंदर तो जो सर्वे करते हैं, किसी जगह को खोदा जाता है या पर्टिकुलर, तो वहाँ से जो सर्वे मिलते हैं फील्ड वर्क के द्वारा, तो वो होता है आर्कियोलॉजिकल। और लिटरेरी वर्क जो है, लिटरेरी जो सोर्स है इसके अंदर रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर क्या होता है कि आर्कियोलॉजी का मतलब है जो मटेरियल के रिमेन्स, यानी कोई भी चीज़ है उसके जो छोटे टुकड़े या कुछ भी अवशेष बचा है, कोई भाग अगर उसका अगर बचा है, तो उसकी स्टडी किसके अंदर आती है? आर्कियोलॉजी के अंदर। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है इसके अंदर बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स, टूल्स, पॉटरी, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी एंड आइटम्स दैट may हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट पीरियड, ये सारे काउंट करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें उस वक्त के लोग यूज़ करते थे, जब वो चीज़ ज़मीन में दब जाती है और आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं जाके उस जगह को एक्सकवेट करते हैं और वो जगह से निकलती है कोई चीज़ें, तो उन चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो सारी चीज़ें किस में आती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। नेक्स्ट और जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग रूइंस। यानी जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जैसे जो किले हैं या गढ़ होते हैं, महल होते हैं, इनके जो अवशेष बचे हुए हैं अभी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके जो टुकड़े बचे हैं उनसे जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है। इनका कोई अल्टरनेट नहीं है, यानी आप जो है वैसा दूसरा पीस नहीं लेके आ सकते हो, तो इसका कोई दूसरा चीज़ नहीं होता। इसके अंदर इंडिया के अंदर टेम्पल है, स्तूप से, फोर्ट्स और प्लेस, ये चीज़ें काम होती है। और ये उस वक्त की जीते जागती निशानी, स्टैंडिंग टेस्टिमोनी, यानी जीती जागती निशानी होती है उस टाइम पीरियड की स्टडी की, कि भाई किस तरीके का उनका आर्किटेक्चर था, क्या उनका कल्चर था, ये सारी चीज़ें उन मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स में दिखती थी। तो ये जो मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स मिलते हैं इससे हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कल्चरल आइडेंटिटी होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस की। जैसे एग्जांपल दे रखा है, द अजंता केव्स इन औरंगाबाद महाराष्ट्र आर फुल ऑफ स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। जो अजंता जो केव्स है महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में, उसमें दीवारों पे काफ़ी सारे चित्र बने हुए हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं। तो इन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो उनमें क्या डेफिक्ट होता है, यानी इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें बुद्धा जो है हमारे गौतम बुद्धा, उनकी लाइफ को जो है डेसिफाइड किया हुआ है। उसके अलावा वो वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका विविड, यानी किस तरीके का उनका तौर तरीका था जीवन जीने का, वो भी इनके उसके अंदर कैव किया हुआ है। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जो है इसका मतलब होता है कि दीवारों पे या पिलर्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती थी, राजा महाराजा जो हैं वो अगर किसी चीज़ को बनवाते थे तो वो उसकी जो है एक दीवार के ऊपर अपना नाम लिखवाते थे या कुछ भी चीज़ जो है इंस्क्रिप्ट करवाते थे। तो ये चीज़ें आती है इंस्क्रिप्शन के अंदर। ये रॉक्स के, चट्टानों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, वॉल्स या फिर जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती थी उनकी दीवारों पे कहीं पे भी लिखे हुए मिलते थे। और ये काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे, यानी इनसे जो है उस वक्त के राजा के तौर तरीके का पता चलता था कि वो राजा जो है वो किस तरीके से जो है वर्क करवाता था। ये साथ ही साथ में किंग जो है उसके पर्सनल अचीवमेंट होते थे, क्योंकि ये जो इंस्क्रिप्शन थे ये राजा के ही आदेश पे जो है लिखे जाते थे किसी भी रॉक या पिलर पे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है इनकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो एपिग्राफी है वो इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और जो इंस्क्रिप्शन है इसको अल्टरेट या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो है आज से काफ़ी सालों पहले लिखे हुए हैं, आप इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि पत्थरों पे लिखे जाते थे या रॉक्स पे लिखे जाते थे, तो इसको अल्टरेट या चेंज नहीं किया जाता है। तो ये काफ़ी रिलायबल सोर्स है जानकारी का, हिस्ट्री का। ड्यूरिंग द रूल ऑफ अशोका मैनी इंस्क्रिप्शन वर यूज। जो अशोका जो रूलर थे मौर्यन एम्पायर के, उनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे इंस्क्रिप्शन का। वो काफ़ी जो है उस वक्त जो है रॉक्स या पिलर्स के ऊपर लिखवाते थे चीज़ों को। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है हेल्पफुल चीज़ है जिससे कि हम मौर्यन एम्पायर को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे यूनिक फीचर है इस अशोकन इंस्क्रिप्शन का, जो अशोक है उसकी जो इंस्क्रिप्शन उसका सबसे यूनिक फीचर ये था कि वो काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी।
तो इतनी डिफरेंट लैंग्वेज में जो ये थी एडिक्ट, तो इससे क्या था कि ये काफ़ी लार्जर ऑडियंस को जो है एक्सेसिबल थी। अगर आप किसी एक ही लैंग्वेज में लिखोगे तो वो एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए ही लोग समझ पाएंगे, लेकिन ये इतने 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में थी तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया कवर करती थी उस वक्त का, इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है रिकस्टर करने के लिए हिस्ट्री। नेक्स्ट सोर्स है कोइंस। कोइंस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स टू स्टडी हिस्ट्री। जो कोइंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि हर एक जो राजा है उसके टाइम पीरियड में वो अलग तरीके की कोइंस चलाता था। जो मटेरियल उनके पास में ज़्यादा अवेलेबल होता था वो उसकी कोइंस चलाते थे, साथ ही साथ में वो उस कोइन के ऊपर अपना नेम या अपनी इमेज जो है वो पंचमार्क करवाते थे। तो जो स्टडी है कोइंस की उसको न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं। दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ए पीरियड। तो जो कोइंस है वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ तीनों को जो है कवर करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक यानी जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके का जीवन जीते थे, यानी उनके पास में कितना ज़्यादा पैसा था। साथ ही साथ में जो पॉलिटिकल लाइफ, क्योंकि अगर राजा जो है उसका पंच मार्क हो रखा है या उसके नेम का पंच मार्क हो रखा है तो इससे पता चलता था कि वो कितना ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोल था। कॉइन्स फाउंड इन इंडिया वर मिंटेड इन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। जो इंडिया है इसके अंदर कॉइन्स जो है गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों के अंदर थे। और ये हमको काफ़ी ज़्यादा पता भी चलता है इससे, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स के अंदर यूज़ करते थे इनको। लाइक इंस्क्रिप्शन कॉइन्स वर समटाइम्स इश्यूड टू सेलिब्रेट एन इंपॉर्टेंट इवेंट। जो इंस्क्रिप्शन है वो भी कई बार जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को राजा ने कोई महल बनवाया है तो उसके लिए यूज़ करता था, या कहीं अगर उसने कोई जीत हासिल की है किसी दूसरे राजा पे तो उसके लिए वो इंस्क्रिप्शन करता था। तो कोइंस जो है वो भी इसी तरीके की कई सारे सेलिब्रेटिंग इवेंट्स के लिए यूज होता था। अगर कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो जो कॉइन है उस कॉइन के ऊपर वो उत्सव को जो है पंचमार्क कर दिया जाता था। तो इस तरीके से कॉइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। एज ए एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो गुप्त रूलर है समुद्रगुप्त, उसको अलग अलग स्टाइल्स के अंदर दिखाया गया है काफ़ी सारे कॉइन्स पे। कुछ कॉइन्स में जो वो है समुद्रगुप्त वो टाइगर को जो है किल कर रहा है, कुछ के अंदर वो वीणा जो एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल उसको प्ले कर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि उसको एक स्किलफुल वॉरियर बताती है कि वो हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था। तो जो समुद्रगुप्त के जो टाइम में जो कॉइन्स इशूड होते थे वो उसको एक सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रीमली अवेलेबल यानी कि उसको एक योगी शासक के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करते थे, बल्कि ये भी बताते थे कि वो एक इंडिविजुअली कितना टैलेंटेड आदमी, यानी वो म्यूज़िक के बारे में भी उसको जानकारी है, उसको वॉर के बारे में भी जानकारी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड चीज़ जो है वो दिखाई जाती थी इसके द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट सच एज टूल्स एंड पोर्ट्स। आर्टिफैक्ट जो है ये चीज़ होती थी जो पास्ट के अंदर लोगों के द्वारा बनाई जाती थी अपने यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए। इसके अंदर टूल्स आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, मटकियाँ हैं, हथियार, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स के अंदर आते थे। आर्टिफैक्ट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस अटैच टू देम। जो आर्टिफैक्ट्स होते थे ये हिस्टोरिकल भी थे और साथ ही साथ में कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होते थे, क्योंकि इनके अंदर द इंक्लूड स्टोन टूल्स, वेपन्स, बोन्स, ज्वेलरी, पोर्ट्स, टॉयज, वेसल्स, क्लोथ्स एंड मैनी अदर सिमिलर आइटम्स। तो इससे क्या होता है ना कि इन चीज़ों में कि अगर हम किसी एक सिविलाइजेशन को स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस सिविलाइजेशन के लोग बोन्स को यूज़ करते थे या किस तरीके की उनके पास में जो है ज्वेलरी थी। आर्टिफैक्ट्स के अंदर ये सब चीज़ें काउंट होती हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा पता चलता था। तो ये आर्टिफैक्ट्स हमको क्या शो करते थे कि उस वक्त के ह्यूमन एग्जिस्टेंस और मॉडिफिकेशन किस तरीके का था, यानी टाइम में कैसा चेंज आया। यानी अगर हम एक पीरियड के आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे और फिर उसमें दूसरा पीरियड का आर्टिफैक्ट, हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस आता है दोनों टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस। अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेटेड थ्रू साइंस एंड जेस्चर्स। जो स्टार्ट में ह्यूमन थे ये साइंस और जो कम्युनिकेशन करते थे वो साइंस और जेस्चर के थ्रू, यानी अलग अलग प्रकार की जो है स्टाइल या मुद्रा बना के, अगर आप हिंदी में समझे तो मुद्रा यानी अलग अलग जो है एक्सप्रेशन शो करते थे, उसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते थे। दे स्लोली स्टार्टेड मेकिंग पिक्चर्स टू कन्वे देयर मैसेज। तो उन्होंने जो है बाद में क्या चीज़ करा, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पिक्चर्स बनानी, यानी कोई जो केव्स जो होती थी उन केव्स की दीवारों पे ये अलग अलग पिक्चर्स बनाते थे, उसके थ्रू इन्होंने कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। दे डेवलप स्क्रिप्ट वेयर ईच लेटर और सिंबल मीन्ट अ स्पेसिफिक थिंग। इन्होंने जो एक स्क्रिप्ट यानी एक तरीके का, ये जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है हमारा, उस तरीके का चीज़ इन्होंने डेवलप किया, जिसके अंदर क्या होता था कि हर एक पिक्चर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डेसिफाई करती थी, यानी हर एक जो इमेज बनाते थे वो एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी। मोस्ट ऑफ द अर्ली स्क्रिप्ट्स आर पिक्टोग्राफिक सच एज द इंडस स्क्रिप्ट। तो जो जितने भी अर्ली स्क्रिप्ट्स थी वो सारी की सारी पिक्टोग्राफिक थी, यानी उनमें सभी में जो कम्युनिकेशन का तरीका था वो पिक्चर्स के थ्रू ही था,
जिसका एग्जाम्पल है इंडस स्क्रिप्ट, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है हमारे को। वंस ए स्क्रिप्ट वाज डेवलप्ड पीपल स्टार्टेड राइटिंग अबाउट एवरीथिंग दैट मे होल्ड इम्पोर्टेंस। जब एक स्क्रिप्ट बन जाती है, यानी एक जो है भाषा बन जाती है, या फिर आप उसको लैंग्वेज समझ लो, जो भी चीज़ बनती है, तो उसके बाद में लोग क्या करते हैं कि वो हर एक चीज़ जो उनके साथ हो रही है उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं लोगों को, भाई ये चीज़ हमारी, हर एक चीज़ को वो लिखना चाहते हैं। तो इस वजह से इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंस के लिए होती है उनके लिए, उसको वो कहीं ना कहीं पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो है राइटिंग कहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने पत्तियों पे, पेड़ की छाल पे और साफ कपड़ों पे लिखना उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि पेपर जो है वो अवेलेबल नहीं था इस टाइम में। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग चीज़ जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया। अब जो ये लिटरेरी सोर्स है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, रिलीजियस टेक्स्ट और सेक्युलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर तो क्या होते हैं कि वो सारे टेक्स्ट जो आते हैं जिसके अंदर कोई किसी धर्म के जो है रिलीजियस स्पीकर होते हैं या लीडर होते हैं, जो साधु संत होते हैं या मौलाना होते हैं, वो लोग लिखते हैं, वो रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर। तो सेकुलर टेक्स्ट के अंदर आते हैं ट्रैवलर्स जो, या ट्रेडर्स, जो किसी भी धर्म या जाति से रिलेटेड टेक्स्ट ना लिख के एक पर्टिकुलर डेली रूटीन के ऊपर लिखते थे। दीज सोर्सेज टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस बाय डिफरेंट पीपल। तो जो रिलीजियस सोर्स थे वो तो हमारे को रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में बताते थे, और जो सेक्युलर टेक्स्ट थे वो हमको बताते थे कि उस वक्त के लोग किस तरीके का जीवन जीते थे, उनका क्या कल्चर था, क्या थीम था। तो जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अंदर तो हम वेद, उपनिषद और जो ग्रेट एपिक्स है रामायण और महाभारत, पुराण, इनको काउंट कर सकते हैं। और जो सेक्युलर लिटरेचर है वो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ्स बताते हैं किंग्स की और लोगों की। तो इसके अंदर क्या चीज़ें काउंट होती है, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी यानी एक तो जो कोई दूसरा व्यक्ति किसी की जीवन के ऊपर लिखता है उसको बोलते हैं, और एक दूसरा खुद अपने जीवन पे लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके अलावा कोर्ट क्रॉनिकल्स, यानी जो दरबार के अंदर जो घटना होती थी उसको एक दरबारी रखा जाता था, वो लिखता था, तो ये होती थी कोर्ट क्रॉनिकल्स। फॉरेन ट्रेवलॉग्स, यानी जो बाहर के देशों से जो ट्रैवलर्स आते थे वो जो चीज़ देखते थे उसको जो है फॉरेन ट्रेवलॉग्स बोलते हैं। उसके अलावा स्टोरीज, पोएम्स और बहुत सारे, आप जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हो अर्थशास्त्र, जो कि एक काफ़ी फेमस वर्क है कौटिल्य का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में था, उसका मंत्री था, प्रधानमंत्री था। तो उसकी जो है बुक है ये अर्थशास्त्र। उसके अलावा मैगस्थनीज की इंडिका, ये दोनों सेम टाइम पीरियड के, और इनसे उस वक्त का जो मौर्यन एम्पायर है उस वक्त के इंडियन सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ का हमको पता चलता है। इसी तरीके से हर्षचरिता है जो बाण भट्ट ने चलाई है, एंड द प्लेज एंड पोएम्स ऑफ कालिदास, जो कालिदास है उनकी कविताएं और नाटक जो है वो दूसरे सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज के अंदर काउंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो भी घटना होती है उसको दूसरे व्यक्ति को सुनाता है, और इस तरीके से आगे पीढ़ी से पीढ़ी वो घटनाएं जो है आगे से आगे ट्रांसलेट होती जाती है हिस्ट्री के तौर पे। तो इसको बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। जैसे आप अपने दादी से कुछ कहानी सुनते हो, आप फिर आपके पापा ने आपकी दादी से कहानी सुनी होगी, फिर आपके पापा ने आपको सुनाई, इस तरीके से जो ट्रांसलेट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, उनको बोला जाता है ओरल हिस्ट्री के अंदर। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। सारी जो एक्सरसाइज है इसकी बुक एक्टिविटीज़ वो कंप्लीट कीजिएगा आप, और जो चार्ट है उस चार्ट को देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू।